मेरे साथ दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पुलिस ने पूछताछ की है, कितने घंटे पूछताछ चली है और क्या क्या सवाल आपसे पुलिस ने पूछे हैं? वो पहले तो परसों शाम को आए लगभग 3:30 बजे, आधा घंटे रुके और उन्होंने उस दिन मुझसे 4 सवाल किए। पहला सवाल उन्होंने किया कि क्या आप उस प्रोग्राम में मौजूद थे? मैंने कहा हाँ, मैं मौजूद था। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि क्या वहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई? मैंने कहा हाँ, दोहराई गई। तीसरा उन्होंने पूछा कि इसके आयोजक कौन थे? मैंने कहा मिशन जय भीम और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया थे। और चौथा मैंने कहा कि मैं भारत के संविधान में भरोसा रखता हूँ, कानून में भरोसा रखता हूँ और मैं सभी धर्म के जो मान्यताएं हैं उनकी जो मान्यता है उसका आदर करता हूँ। उनकी जिसके प्रति भी जिसकी आस्था है उनकी आस्था का मैं आदर करता हूँ। लेकिन मैं कट्टर धार्मिक व्यक्ति हूँ, तथागत बुद्ध के धर्म में मेरी आस्था है, उसको मैं अपने आचरण में धारण किए हुए हूँ। तो मैं कभी भी किसी दूसरे को अपमान करने वाला, ठेस पहुँचाने वाला बात कर ही नहीं सकता और मैंने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया है। उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए और फिर कल 11:55 पे सुबह उन्होंने एक नोटिस भेजा। तो नोटिस 2 बजे उन्होंने बुलाया, मैं 2 बजे वहाँ गया। एसएचओ साहब ने मेरा बयान, अपने सवाल मेरे से पूछे, मैंने उनके सवालों के जवाब दे दिए और उसके बाद मैंने कहा बताइए, आप मुझे मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर रहे हैं या अब मैं साइन करके जाऊं? तो उन्होंने कहा सर 1 मिनट बैठिए। उन्होंने अपने डीसीपी से बात की तो फिर उन्होंने बताया कि डीसीपी कह रहे हैं कि जो बयान दिया उसे लेके आ जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा आप लेके चले जाओ। आपका बयान दर्ज हुआ है, लिखित में हुआ है वो? लिखित में हुआ और वो मेरे साइन कराने को तैयार नहीं थे। कहने लगे पहले वो डीसीपी देखेंगी कि क्या बयान दिया, कोई और सवाल फिर वो बताएंगी तो फिर वो पूछेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा भी मेरे घर पे महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का प्रोग्राम है। हाँ। कुछ लोग, कम से कम 200-250 लोग आएंगे। हाँ। और मुझे जाना है। तो आप ऐसा करिए, आप अपने सवाल बना के घर ले आइएगा या फिर मैं प्रोग्राम आयोजित करके रात को फिर आ जाऊँगा। तब आप पूछ लीजिएगा, आपके सवालों के जवाब देंगे हम। तो वो बार बार रिक्वेस्ट कर, फिर फ़ोन करते हैं वहाँ, फिर वो कहते हैं नहीं सर थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। फिर मैंने उनको कहा ठीक है, तो मैंने अपने लोगों को बोलता हूँ आप वहाँ पे फूल माला अर्पित कीजिए, जयंती मनाइए और मैं थाने में अभी हूँ। ठीक है। और वो फिर वहाँ से चले गए। लेकिन मैं जो समझ पाया वो कोई डीसीपी साहब के पास नहीं गए। अच्छा, ये कितने घंटे चली है ये बातचीत, ये सब जो पूछताछ? ये पूछताछ, शुरू वाली पूछताछ तो करीब 1 घंटे चली। अच्छा। 1 से 1.5 घंटे मुश्किल से। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा कि उन्होंने बुलाया है बयान लेकर, तो मैं समझ गया कि ये एक्चुअली डीसीपी नहीं बुला रही हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें डीसीपी को इन्वेस्टिगेट करना तो वो आ जाए। अगर वो मेरे बयान को वहाँ पढ़ने को बुला रही है, इसका मतलब वो नहीं बुला रही है। मैं समझ गया कि उसको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में ज़रूर गए होंगे बयान को लेकर और वहाँ उनके वकीलों की पूरी फौज होगी, उनके बड़े नेता होंगे, उन सब ने उस बयान को देखा होगा। फिर उन्होंने तीन सवाल फिर उन्होंने लिख के दिए उनको। अच्छा। और एसएचओ साहब 2 घंटे बाद आए। अच्छा। तब तक हमें 3.5 घंटे हो गए लगभग बैठे हुए। अच्छा। फिर हमने उनके जो सवाल थे उनका जवाब दिया। उसमें एक सवाल जो महत्वपूर्ण था, 2 सवाल महत्वपूर्ण थे। हाँ। एक तो उनका सवाल ये था कि क्या अरविंद केजरीवाल को पता था कि आप इस प्रोग्राम में जा रहे हैं? मैंने कहा ना तो अरविंद केजरीवाल जी को पता था, ना मेरी पार्टी को पता था। दूसरा उनका सवाल था कि क्या आप मंत्री की कैपेसिटी से गए थे या व्यक्तिगत तौर पर गए थे? मैंने कहा मैं व्यक्तिगत तौर पर गया था। अच्छा। और तीसरा उनका सवाल था क्या ये 22 प्रतिज्ञाएँ जो 14 अक्टूबर 1956 को उस वक्त की परिस्थिति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो दिलवाई थी 22 प्रतिज्ञाएँ, क्या वो 22 प्रतिज्ञाएँ आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं? हाँ। तो मैंने उनको बताया कि जब रामनाथ कोविंद आज के दौर में जगन्नाथपुरी के मंदिर जाते हैं और वहाँ उनको मंदिर में सिर्फ इसलिए नहीं घुसने दिया जाता क्योंकि वो दलित हैं। जब अभी 1 साल पहले एक आईपीएस ऑफिसर जो बाद में आईएएस बन गए इस बार, उनकी पत्नी आईएफएस हैं, उनकी शादी थी और यहाँ से केवल 150 किलोमीटर दूर राजस्थान में बॉर्डर पे ही उनका गांव है। उनको गांव में धमकी दी कि हम तुम्हारी बारात घोड़ी पर नहीं निकलने देंगे। एक आईपीएस ऑफिसर को धमकी मिल रही है, सोचिए, भारत में। उनको फिर अपने शीर्षस्थ अधिकारियों से बात करनी पड़ी, पूरे गांव को उन्होंने छावनी बनवाया, तब कहीं जाके उनकी बारात घोड़ी पर निकली। और आज ही के दौर में मार्च के महीने में पाली में राजस्थान के अंदर जितेंद्र मेघवाल की
इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो सुंदर दिखता था, मूंछ रखता था और सोशल मीडिया पे डालता था ऐसे फ़ोटो। और उसी मार्च के महीने में राजस्थान के ही अंदर एक दलित महिला की उसके पति और बच्चों के सामने, आंखों के सामने सामूहिक बलात्कार किया। और राजस्थान के ही अंदर अभी जो लेटेस्ट घटना है ये आपने ये बताया कि किस तरह से जिन कारणों से या जिन हालातों की वजह से अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़ा था, बौद्ध धर्म अपनाया था, वही कारण आज भी मौजूद हैं। हाँ, मैंने उनको वही बताया कि आज भी मंदिर में घुसने पर भी हत्या हुई है। और यूपी के अंदर प्रतापगढ़ के अंदर मूर्ति छू लेने पर हत्या हुई है। तो परिस्थिति बदली कहाँ? जो परिस्थिति उस वक्त थी थोड़ा बहुत चेंज है, आज भी वो परिस्थिति है। इसलिए ये 22 प्रतिज्ञाएं आज भी प्रासंगिक हैं। तो क्या अभी आगे और पूछताछ के लिए बुलाया है या कुछ बताया कि आगे क्या होगा? उन्होंने मुझे फिर उसके बाद कहा जी कल 3 बजे फिर आप आ जाना। अच्छा, आज फिर उन्होंने कहा कि आ जाएगा। अच्छा, तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, जब तक आप कोई मुकदमा दर्ज नहीं करते तब तक आप नहीं बुला सकते नोटिस देकर। अच्छा, लेकिन मैं भारत के संविधान में और कानून में मेरी आस्था है। आप मुझे बुलाना चाहते हैं, मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन अब आप ओरल नोटिस नहीं भेजेंगे सिंपल लिख के। आपको नोटिस में धारा लिखनी पड़ेगी, किस धारा में आप मुझे बुला रहे हैं। अच्छा, या तो आप मुझे मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कीजिए, या फिर आप नोटिस में धारा लिखिए किस धारा में मुझे बुला रहे हैं। क्योंकि पिछला जो नोटिस आपने दिया है, आपने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ डेट चेंज की है। और उसमें जो कुछ आपने मांगा वो मैं कल प्रोड्यूस कर दिया आपको। मैंने वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पूरी वो किताब निकाल के उनको दे दी कल, जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने छापी है, जिसमें जो गहलोत जी मंत्री हुआ करते थे सामाजिक न्याय अधिकारिता, उनका लेटर लगा हुआ उस लेटर में, थावरचंद गहलोत जी ने। और उसमें वो सारी मान्यता छपी हुई हैं, 22 की 22 प्रतिज्ञाएं। वो कॉपी मैंने उनको इंग्लिश की और हिंदी की दोनों दी हैं। और साथ में मैंने दीक्षा भूमि की वो जो शिलापट पे लिखवाई हैं वो प्रतिज्ञाएं, और वहाँ लगी हुई हैं। और जिसमें फडणवीस जी भी गए हैं, नितिन गडकरी जी गए हैं, लंबा भाषण भी दिया है उन्होंने, रामदास अठावले जी भी नितिन गडकरी तो इस बार भी गए हैं दीक्षा भूमि पर, इस बार भी गए हैं, भाषण भी दिया उन्होंने। और हर साल बड़ी पार्टी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री और बड़े नेता उसमें जाते रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जाते रहे हैं, और वहाँ ये दीक्षा होती रही है। वहाँ 22 प्रतिज्ञाएं हर बार दोहराई जाती हैं। पूरे देश में करोड़ों लोग दोहराते हैं, हर सैकड़ों हजारों स्थान पे दोहराते हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं ये प्रतिज्ञाएं करके। ऐसे ही बीजेपी के सांसद पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो है हेट स्पीच वहां पर दी है माइनॉरिटी के खिलाफ में। आपने तो इस्तीफा दे दिया है और आपसे पूछताछ भी चल रही है, लेकिन अभी जो बीजेपी सांसद हैं उनके खिलाफ भी केस दर्ज नहीं है, केवल एक निषेधाज्ञा का 188 का मुकदमा है आयोजकों के खिलाफ। तो ये इसे आप कैसे देख रहे हैं कि आपसे तो पूछताछ भी हो रही है और उनसे जो है अभी तक कोई केस भी दर्ज नहीं है? ये एक्चुअली इनका जो कैरेक्टर है वो सबके सामने आ रहा है। इनके सांसद खुलेआम एक बहुत बड़े समाज को आतंकित कर रहे हैं, डरा रहे हैं। आतंकित करना, मैं तो चूंकि एक वकील हूँ, ये जो टेररिज्म की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये टेररिज्म की डेफिनेशन में कवर होता है। लेकिन केंद्र की सरकार के नेता, सांसद, यहाँ तक कि जो उनके मंत्री हैं, वो इस तरह की हेट स्पीचेस देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। बल्कि मुझे दुख इस बात का होता है, कई बार तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजमेंट्स के अंदर कई बार मुझे न्याय नज़र नहीं आता। मेरा दिल दुखता है देखकर। और इससे ज़्यादा दिल दुखता है कि इतनी उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, और बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, कई लोगों की हत्या की, कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया, समय से पहले उनको नाकेबल छोड़ दिया। चलो छोड़ दिया, वो एक अलग लीगल पहलू अलग हो सकता है। सबसे ज़्यादा शर्मनाक ये है कि उसके बाद जिनको सज़ा हुई है उनको माला पहना के, मिठाई खिला के उनको वीडियो डाली जा रही है। आप कैसा संदेश पूरे दुनिया को दे रहे हो? जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये बात तो सभी कह रहे हैं कि क्या पक्षपात हो रहा है कि बीजेपी के सांसद हैं तो उन पे कार्रवाई होती नहीं दिख रही है और आपसे पूछताछ हो रही है। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि आपकी पार्टी एक तो आपके साथ नहीं खड़ी हुई इस मामले में, और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा के खिलाफ भी जो है कुछ मुखर होकर बोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, कोई इस पर स्टैंड नहीं ले रही है। एक्चुअली यही तो बीजेपी चाहती है कि ये 22 प्रतिज्ञाएं, जिसको बीजेपी के मंत्रीगण तक उसमें शामिल होते रहे हैं, और वो 22 प्रतिज्ञाओं को मुद्दा बनाना चाहते हैं केवल वोट के लिए। ये गुजरात है, चुनाव है, और कोई बात नहीं है। चूँकि उसमें कुछ बुरा नहीं है, हम तो सब धर्म की आस्था की इज्जत करते हैं और हमने कोई गलत काम नहीं किया। हम बिल्कुल संविधान को मानने वाले हैं और संविधान में हमारी और कानून में आस्था है। तो वो जो मुद्दा बना रहे हैं
वो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जो काम की राजनीति कर रहे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य की, बिजली पानी की, रोजगार की, महिला सुरक्षा की और बुजुर्गों के सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए ना, बुजुर्गों के लिए क्या वर्ल्ड क्लास जो होम बनाया है, ओल्ड एज होम। आप देखो पूरे देश में क्या कहीं इस तरह के बने हैं। तो भारत का गौरव बढ़ाने का काम अगर दिल्ली से एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, और पंजाब की जनता ने पसंद करके वहाँ इतना बड़ा बहुमत दिया, गुजरात की जनता पसंद कर रही है, बीजेपी हार रही है, तो बीजेपी इसलिए ये कार्ड खेल रही है ताकि वो एक हिंदू वाला कार्ड खेलकर और काम की राजनीति को रोकने की कोशिश करे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। लेकिन ये सवाल यही उठ रहा है, जैसे आपने कहा कि गुजरात है, चुनाव है, हिंदू आपने बात करी, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हिंदू नाराज ना हो जाए। बहुसंख्यकवाद इस समय चल रहा है कि कहीं एंटी हिंदू पार्टी ना अपने आप को कहीं दिखाई दे। इस वजह से आपके मामले में भी जो है आपने इस्तीफा दिया, वो स्वीकार्य हो गया। और दूसरा जो है प्रवेश वर्मा भी कुछ भाषण दे रहे हैं उसमें पार्टी स्टैंड नहीं ले रही। तो क्या सारा इसी पर आके टिक गया है कि हार जीत ही सब कुछ है? ये सवाल उठ रहे हैं। मुझे आपके इस सवाल पे मेरी माताजी और पिताजी की एक बात याद आती है। मेरे माताजी पिताजी कहते थे, एक चुप 100 को हराता है। शायद यही आपके सवाल का जवाब भी है। राजनीति में सही परिस्थिति और समय का इंतज़ार करना चाहिए। जल्दबाजी में किसी भी उसमें भावावेश में आके कुछ बोल देना कई बार गलत लोगों को आगे बढ़ा देता है। मैं कम से कम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो देशद्रोह का काम कर रहा है, जो देश को तोड़ने का काम कर रहा है, जो पार्टी देश में नफरत का वातावरण पैदा कर रही है, जो छुआछूत ऊंच नीच की भावना को बनाए रखना चाहती है, ऐसी पार्टी आगे बढ़े, ये तो मैं किसी कीमत पे चाहूँगा नहीं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि कम से कम राजनीति में आप स्टैंड तो लीजिए, आप इस पे बोलिए। तो क्या आपको लगता नहीं क्या इस पे बोलना चाहिए? मैं बोल तो रहा हूँ, न्याय की बात बोलनी चाहिए और मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आप तो बोल रहे हैं पार्टी पे। मैं भी आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ तो इसका मतलब राजेंद्र गौतम व्यक्तिगत तौर पे अकेला नहीं बोल रहा है। मैं आम आदमी पार्टी का एक सिपाही होने के नाते इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि जो आप उस दिन गए थे, क्या आप हर साल जाते हैं इस तरह के प्रोग्राम में? और ये मुद्दा इसी साल बना है? मैं कम से कम पिछले 25 साल से मैं खुद भी जा रहा हूँ और देश में हजारों स्थान पे करोड़ों लोग अशोक विजयदशमी को सेलिब्रेट करने उसमें शामिल होते हैं और उसमें तिसरण पंसील ग्रहण करते हैं। वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती हैं। मैंने भी वो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी हैं और मीडिया भी उसी 22 प्रतिज्ञा को पढ़ के बता रहा है। बीजेपी ने जरूर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि उन्होंने उनमें 22 में से केवल उन 3 प्रतिज्ञाओं को जिनको मुद्दा बना रही है, उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर बना के पूरे गुजरात में लगा दिया। तो क्या अब आहत नहीं हो रही है लोगों की आस्था? जो चीज़ लोग नहीं जानते थे, नहीं, अब वो रोज पढ़ रहे हैं उसको। तो ये आस्था आहत नहीं होती क्या इससे? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे थैंक यू के लिए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।